Second law of thermodynamics. Whenever a spontaneous process takes place, it is accompanied by an increase in the total energy of the universe. अब इसका क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद होता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के होने की। बाय इट्स ओन, बाय इट्स ओन, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की होने की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इनिशिएटिव चाहिए होता है इसको, इस रिएक्शन को होने के लिए एक हल्का सा इनिशिएटिव चाहिए होता है। या तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है या इसको इनिशिएटिव चाहिए होता है होने के लिए। और तीसरी बात यह है कि ये हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये RX का मतलब है रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो खुद ब खुद हो जाता है। हमें कंटिन्यूसली लगातार इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी नहीं पड़ती या फिर इसको इनिशिएटिव देना पड़ता है। स्टार्ट में थोड़ी सी बिल्कुल एक स्पार्क देना पड़ता है एनर्जी का हल्का सा, ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, बस। उसके बाद कंटिन्यूसली खुद ही फ्लो होता है रिएक्शन का, हमें लगातार उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं पड़ती। थर्ड है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हमेशा रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है सॉरी। ये कभी भी पलट कर इनिशियल कंडीशन में नहीं आएगा ये रिएक्शन, ठीक है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटरफॉल आपने देखा होगा कि पहाड़ हो, कोई माउंटेन हो ऊंचाई पे, ठीक है, वहाँ से पानी जो है वो हमेशा नीचे गिरेगा ज़मीन के ऊपर। कभी आपने ऐसा देखा है कि ज़मीन से पानी ऊपर खुद ब खुद पहाड़ पर चढ़ रहा हो? नहीं होता, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे पानी हमेशा ऊंचाई से ज़मीन पे गिरता है, ऊंचाई से नीचाई पे गिरता है, नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसको हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इस रिएक्शन के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। उसके बाद इसके एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि कोई भी जो अगर आइस है, ठीक है, आइस है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने बर्फ़ रखी हुई है, कभी आप लोग खुद भी रख कर देख लेना, ठीक है, देखा ही होगा बल्कि। आइस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी नॉर्मल टेम्परेचर पे खुद ही लिक्विड बन जाएगी। उसके बाद जो है वो गैस में कन्वर्ट होगी। गैस में कैसे कन्वर्ट होगी? खुद ब खुद वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। आइस है, हमारे पास बर्फ़ है, हमने उसको रखा, खुद ब खुद वो क्या हो गया? मेल्ट हो जाती है ना आइस, पहले वो लिक्विड बन गई, फिर थोड़ी देर लिक्विड पड़ा रहा, उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। और इरिवर्सिबल का मतलब होता है ये वापस पलटता नहीं है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा गैस, अब ये जो वेपर्स बन गए हैं वो वापस खुद ब खुद लिक्विड बनना शुरू हो जाएं, खुद ब खुद आइस बन जाए, नहीं। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। गैस बन गई तो बन गई, विदाउट कंडीशंस प्रोवाइड किए हम कभी भी गैस को वापस आइस में खुद ब खुद नहीं बन सकती, ठीक है। कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम बहुत सारी ऐसी, लेकिन खुद ब खुद जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और वो कभी भी खुद ब खुद वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आइस से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। आपने कभी देखा हो वो जो लिक्विड से गैस बन गई है वो वापस आइस बनी जा रही है? खुद ब खुद नहीं बनती ना। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है। सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रॉपी क्या है। इसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे इंट्रॉपी का, पहले उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं
और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अब स्पॉन्टेनियस जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको हमें कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी देनी पड़ती है, कंटिन्यूसली एन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ती है। इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं कि किसी को कंटिन्यूसली एनर्जी देते रहना तभी वो प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ वो स्टॉप हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, सपोज़ एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपना होमवर्क नहीं चेक कराता, रोज़ होमवर्क नहीं करके आता है, ठीक है। रोज़ जैसे आप लोगों को मैं लेसन देती हूँ याद करने के लिए, आप रोज़ नहीं करके आते, तो उनको ना कंटिन्यूसली एक इनिशिएटिव चाहिए होता है, ठीक है। रोज़ उसको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी, उसको डर होगा, तो वो रोज़ अपना जो है वो होमवर्क करके आएगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। इसका मतलब है हम उसको कंटिन्यूसली क्या दे रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, काम करने के लिए हम उसको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा है, उसको 2 लगा दी जाए ना एक दिन, ठीक है, तो कल क्या करेगा, कल जो है वो छोटा बच्चा जो होगा वो कल डर के मारे अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएगा, ठीक है, नहीं तो लग जाएंगी 2-3। इस तरह अगले दिन जो है उसको नहीं लगाई तो वो फिर नहीं करके आएगा। तो ऐसे बच्चे होते हैं, उनको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए होती है होमवर्क करने के लिए, ठीक है। रोज़ पनिशमेंट मिलेगी तो रोज़ काम होगा, अदरवाइज़ पनिशमेंट मिलना बंद हो जाएगी तो काम नहीं होगा। इसको आप इसी एग्जांपल में ले सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, कि अगर लगातार एनर्जी मिलती रहेगी तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, अगर एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी तो रिएक्शन भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये किसकी एग्जांपल में आता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के। जो फर्स्ट लॉ था ना, फर्स्ट लॉ वो कहता था कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है एक आइसोलेटेड सिस्टम की, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कंजर्व रह ही नहीं सकती एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है, एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी ना, तो जो हॉट बॉडी है उसमें से एनर्जी फ़्लो करके कोल्ड में चलेगी, कोल्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी, हॉट वाले की कम हो गई ना, तो वो हॉट वाले सिस्टम जो था उसकी एनर्जी कंजर्व तो नहीं रही, कम हो गई, और कोल्ड वाले की बढ़ गई, तो एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता है। फर्स्ट लॉ कहता है हॉट से कोल्ड में भी जा सकती है एनर्जी, और कोल्ड से जो है वो हॉट में भी जा सकती है। भाई कोल्ड की पहले ही एनर्जी कम है, कोल्ड के पास पहले हीट नहीं है, वो हॉट बॉडी को क्या देगा, ठीक है। तो उसने ये बताया था फर्स्ट लॉ ने कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब हॉट से अगर कोल्ड में गई है तो कोल्ड से वापस हॉट में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। ज़ाहिर है जहाँ एनर्जी ज़्यादा है, हॉट बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा वाली जगह से कहाँ फ़्लो करेगी, जहाँ पे एनर्जी कम है, कोल्ड बॉडी के पास कम है, वहाँ फ़्लो करेगी। लेकिन कोल्ड बॉडी से वापस वो हॉट बॉडी में क्यों जाएगी, नहीं जाएगी, जब तक कि हॉट बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी ना हो जाए, ठीक है। तो वो सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व नहीं रही, लेकिन फर्स्ट लॉ उसको बे नहीं करता। फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी जो है वो हॉट से कोल्ड बॉडी में जा सकती है, कोल्ड से वापस हॉट में आ जाएगी, नो, ठीक है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो इससे ये जाहिर होता है कि एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व नहीं रहती। यूनिवर्स जो है उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, कम कभी नहीं होगी, बढ़ेगी हमेशा। कैसे बढ़ेगी, इसकी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिवर्स जो है उसकी एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ इंक्रीज ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकरिंग इन यूनिवर्स, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस यूनिवर्स में हो रहे हैं, यूनिवर्स का मतलब है पूरी कायनात में खुद ब खुद रिएक्शंस हो रहे हैं,
जैसे मैंने आपको बताया है कि हॉट बॉडी से जो है हीट कहाँ जा रही है, कोल्ड बॉडी में जा रही है, खुद ब खुद जा रही है, वापस नहीं आ रही है हॉट बॉडी में, ठीक है। एक माउंटेन है, उससे पानी नीचे गिर रहा है, गिर गया, बस चले गई, एनर्जी चले गई। वो जो ज़मीन पे पानी गिर गया है वो वापस ज़मीन से ऊपर पहाड़ की तरफ तो नहीं चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है ना, एक दफ़ा गिर गया बस गिर गया। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये वापस अपनी असल कंडीशन में कभी भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फिनोमिनाज हो रहे हैं। जैसे आइस थी, मेल्ट होकर लिक्विड बन गई, लिक्विड से वो क्या हो गए, वेपर्स बनना शुरू हो गए, खुद ब खुद हो रहे हैं ना ये सारे फिनोमिनाज। ये सारे स्पॉन्टेनियस फिनोमिनाज खुद ब खुद हुए चले जा रहे हैं, हमें इनको कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो क्या होता है, हमने पिछले इंट्रॉपी के टॉपिक में पढ़ा है, इंट्रॉपी जो है वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ठीक है। डिसऑर्डर वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, और ऑर्डर, हमेशा जो चीज़ होती है ना वो डिसऑर्डर में रहना पसंद करती है, डिसऑर्डर में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑर्डर से किधर जाती है चीज़, डिसऑर्डर में जाती है, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं चाहिए होती हैं। ऑर्डर से चीज़ कहाँ जाएगी, डिसऑर्डर में जाएगी, तो क्या होगा हमारे पास, डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, खुद ब खुद ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रही है, तो ये एंट्रोपी बढ़ रही है डिसऑर्डर वाले की, डिसऑर्डर एक एंट्रोपी है ना, तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इसी एग्जांपल को लेके हम लोग फर्दर सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे। ऑर्डर से डिसऑर्डर हो रहा है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद हो रहा है और ये कभी भी अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आएगा। ऑर्डर से कहाँ जा रही है चीज़, डिसऑर्डर में जा रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है जी, इरिवर्सिबल ये एक रिएक्शन है, तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ गई, डिसऑर्डर की एंट्रोपी ज़्यादा होती है ना, इधर एंट्रोपी बढ़ गई। जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी भी बढ़ गई, और जो उसका सराउंडिंग है उसकी एंट्रोपी भी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। दोनों की एंट्रोपी बढ़ जाएंगी, कैसे बढ़ेंगी, देखें, जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ हो रही है। कैसे इंक्रीज़ हो रही है, यूनिवर्स की ऑर्डर से जब कोई चीज़ जिस ऑर्डर में जाएगी, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना अगर, तो वो कहाँ जाएगी, यूनिवर्स के अंदर चली जाएगी। यूनिवर्स से मुराद क्या है, हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों जो है मिला के क्या बनती है, एक यूनिवर्स बनती है, ठीक है। सराउंडिंग की क्या हो गई, एनर्जी बढ़ गई, सराउंडिंग में रैंडमनेस आ गई, सराउंडिंग में कोई चीज़ बाहर से आ गई, उसका ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, सराउंडिंग जो भी था पहले उसका एनवायरनमेंट वो चेंज हो गया ना। इंट्रोपी कहते किसको हैं, रैंडमनेस को कहते हैं, रैंडमनेस बढ़ जाना, फिनोमिना का चेंज आ जाना, ठीक है। जब ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाएगा, एक रिएक्शन हो रहा है स्पॉन्टेनियस, तो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में, ठीक है। एनर्जी कहाँ चली गई है, सराउंडिंग में चली गई है, सराउंडिंग डिस्टर्ब हो गया, इसका डिसऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई सराउंडिंग की, ठीक है। जब और एक रिएक्शन हुआ है स्पॉन्टेनियस, उसके बदले में जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो सराउंडिंग में चले गई है, सराउंडिंग क्या आ गया, डिसऑर्डर आ गया सराउंडिंग में, जो पहले से चीज़ें थी उसमें चेंज आ गया, तो मतलब डिसऑर्डर आ गया, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई, ठीक है। ये सिस्टम खुद ऑर्डर से डिसऑर्डर में चला गया, सिस्टम की भी एंट्रोपी बढ़ गई। तो इरिवर्सिबल सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ रही है, सराउंडिंग की एंट्रोपी भी बढ़ रही है, इंट्रोपी बढ़ रही है मतलब चेंज इन इंट्रोपी बढ़ रहा है। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। अब जी इस बात को ना आप लोग गौर से सुन लें, ठीक है। डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब है चेंज इन इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स कहते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग को, यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग।
सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। एक रिएक्शन हुआ, ये एक रिएक्शन है स्पोज रिएक्शन, ठीक है। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो सराउंडिंग में चले गई, इन्वायरमेंट में चले गई, इर्द गिर्द के माहौल में चली गई। तो इर्द गिर्द का जो माहौल था उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसमें एक डिसऑर्डर आ गया, उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। सराउंडिंग की एंट्रोपी भी बढ़ गई और सिस्टम खुद ऑर्डर से किस में आ गया? डिसऑर्डर में आ गया। सिस्टम की खुद की भी एंट्रोपी बढ़ गई, ठीक है। जो यूनिवर्स है उसका चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन, ठीक है, वो यूनिवर्स की होगी, वो डेल एस के इक्वल होगा। जो सिस्टम है उसका डेल एस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, वो डेल एस ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। सॉरी, हाँ, वो डेल एस ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। डेल एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगी? फाइनल एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग माइनस इनिशियल एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। इसके चेंज ऑफ एंट्रोपी और इसके चेंज ऑफ एंट्रोपी को प्लस करके जो आंसर आएगा वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होगा। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ये आप गौर से सुन लें। कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि जो यूनिवर्स है उसकी इंट्रोपी बढ़ रही है, उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है? बढ़ रही है। इंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी को आप एक ही सेंस में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है सराउंडिंग की भी बढ़ रही है, सिस्टम की भी बढ़ रही है। जब दोनों की बढ़ रही है तो यूनिवर्स की भी बढ़ रही है। और ये किस केस में होगा? जब यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे तभी। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के होने की वजह से सिस्टम की इंट्रोपी भी बढ़ती है, सराउंडिंग की इंट्रोपी भी बढ़ती है, जिसके नतीजे में पूरी यूनिवर्स जो है उसकी इंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन ये कब होता है? जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। लेकिन जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है ना वो रिवर्सिबल होता है। वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। उसको एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे तो वो रिएक्शन होता जाएगा। एनर्जी प्रोवाइड करना स्टॉप कर देंगे तो रिएक्शन वापस इनिशियल कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसमें इंट्रोपी चेंज ज़ीरो होता है, ठीक है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसमें डेल एस यूनिवर्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि